Hello everyone. In this video today we will cover the UP Board Class 12th English second chapter of prose section and that is Lost Spring. अगर इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग की बात करें तो लॉस्ट का मतलब होता है खोना और स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु, जिसमें इस चैप्टर के माध्यम से स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को डिस्कस किया गया है। जिसमें अगर स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की बात करें तो होता है कि बचपन के खो जाने की कहानी। इस चैप्टर में हकीकत में ऐसी हालातों से रूबरू करवाया है जिसके बारे में सोचकर भी तकलीफ सी होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम कम टू द पॉइंट। इस कहानी में एक गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति को बयां किया गया है, जिसमें उन बच्चों से उनका बचपन आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की वजह से छीन लिया जाता है और उन बच्चों को पढ़ने की जगह पर कच्ची उम्रों में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। बच्चों के हाथ में कलम और किताबों की जगह पर हाथों में कचड़े की बोरी थमा दी जाती है और बर्बाद कर दिया जाता है उनका बचपन और पूरी जिंदगी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जिसका नाम होता है साहिब। लेखिका की नजर जब उस लड़के पर पड़ती है तो उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि वो लड़का उस वक्त कूड़े की ढेरों में से कुछ ढूंढ रहा होता है। उस लड़के ने फिर कहा, मेरा घर ढाका में हुआ करता था जिसको हम बहुत पहले ही पीछे छोड़ आए हैं। एक तूफान ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरी मां बताया करती थी, और इसलिए इस कूड़े में कुछ हमेशा तलाशा करता हूं और अब इस बड़े से शहर में आकर मैं रहने लगा हूं। इसके अलावा मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। एक छोटा सा बच्चा ऐसा पलटकर उस राइटर को जवाब देता है जिसका नाम एनिस जंग होता है। फिर मैडम ने उससे कहा स्कूल जाया करो। हालांकि कहने के बाद तुरंत भी उनको एहसास हुआ कि ये कैसी नसीहत दे रही हूं मैं। बच्चा बोला मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, बन गया तो मैं जाया करूंगा। फिर मैडम ने कहा मैं बनवा दूं तो जाओगे तुम पढ़ने के लिए। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा हाँ। कई दिन गुजरे, तभी वो लड़का एक दिन दौड़ते हुए मैडम के पास आकर पूछा कहाँ है स्कूल आपका। फिर मैडम ने उस बच्चे का जवाब दिया कि स्कूल बनने में वक्त लगता है। हालांकि मैडम को भी अपनी इस बात पर शर्मिंदगी हुई, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा वायदा किया था जिसको हकीकत में ये पूरा करना नहीं चाहती थी। वो बच्चा जिसको अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था, उसका पूरा नाम था साहिब आलम, यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। सच ही किसी ने कहा है यार, आंख का अंधा और नाम नयन सुख। जैसे कोई अंधा इंसान हो और उसको कह दिया जाए कि नयन का तो इन्हीं आंखों का पूरा तो मजा तुम ही ले रहे हो। ऐसे ही कुछ हालात थी इस बच्चे की। अपने नाम के मतलब से ये अनजान लड़का यूं ही गलियों में भटका करता था और कूड़े कचड़े में से किसी चीज को इकट्ठा किया करता था। कई महीने बाद किसी ने बच्चे से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। एक लड़के ने जवाब दिया मेरी मां ने उतार कर मुझे टाड़ी से नहीं दिया। दूसरे ने इस बच्चे की बात को काटते हुए कहा कि तुम्हारी मां बेटा तुमको दे भी देती तो तुम नहीं पहनते। अगला एक लड़का था जिसके पैरों में दो तरह के जूते थे। वो बेचारा बच्चा अपनी पैरों को पीछे खींचने लगा ताकि मैडम की या लोगों की नजर मुझ पर ना पड़े कि मैंने दो रंग के जूते पहने। जब इनकी नजर अगले लड़के पर पड़ी तो उसने कहा मुझे जूते दिला दो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी जूते नहीं पहने। इन सारी चीजों को सोचने के बाद, सुनने के बाद एनिस जंग को भी अपने आप पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। अगले लड़के ने कहा कि नंगे पैर रहना हमारी प्रथा है, हमारी गरीबी नहीं है। आखिर होते हुए कौन बेचारा नंगे पांव घूमना पसंद करेगा। ये लड़के अक्सर कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए, यानी कूड़ेदान जहां पर कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता था कूड़े के मैदान में, उस कूड़े के मैदान में आकर ये चीजों को तलाशते थे। कभी प्लास्टिक मिल गया, कभी खाने की चीजें मिल गई, किसी ने सब्जी फल खराब हुए थे फेंक दिया, तो कभी किसी ने वेस्ट जूते फेंक दिए, कभी किसी ने कपड़े फेंक दिए। तो इसी में से इनकी जिंदगी गुजर बसर होती थी। और ये दोपहर की समय इसलिए नहीं आते थे
क्योंकि इनके पैरों में कभी चप्पल नहीं होते थे। और हम जानते हैं कि हमारे सिर पर अगर धूप लगे तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आलम क्या होगा जब नीचे जमीन जले या रोड जले और उस गर्म जलती हुई रोड पर मुझे चलना हो या हम सबको चलना हो। यही वजह थी कि बच्चे सुबह शाम ही निकला करते थे कि उनके पैरों में चप्पल भी नसीब नहीं होता था जिससे वो गर्मी से बच सके। एक बुजुर्ग बताया करते थे लेखिका को कि उदीपी में एक लड़का हुआ करता था, उसके पिता एक मंदिर में पुजारी थे। तो वो लड़का जब मंदिर में पढ़ने के लिए जाता था तो वो जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर मुझे जूते दिला दो। बेसहारा लड़का जो अपनी माँ बाप से नहीं कह पाता था क्योंकि उनके भी हालात सही नहीं होते थे, तो जाकर वो ईश्वर से ही विनती करता था। ये कहानी कहीं और की नहीं, ये हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के समीप सीमापुरी जगह एक पड़ता है दिल्ली के पास में, वहां की कहानी है, कहीं दूर की नहीं है। और ये कहानी तो दूर की बात है, दिल्ली तो दूर है हमसे। ऐसे हालात हम अपने आसपास देखते हैं और उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्या आज तक हमने होटलों पर काम करते हुए लड़के नहीं देखे? क्या कभी भीख मांगते हुए कच्ची उम्रों में लड़के नहीं देखे? देखें। सीमापुरी में बेसिकली 1971 में बांग्लादेश से पलायन करके आए हुए लोग रहते थे। बांग्लादेश में समस्या थी कि 1971 के समीप एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें इनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था और साहब का परिवार भी उसी परिवार में से एक था। जो सीमापुरी में लगभग 10,000 की आबादी, ड्रेनेज जहां से गंदी पानी पास होती है, वहीं पर ये बेचारे अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते थे। कोई परमानेंट घर नहीं था, छप्पर में तो कोई टीन पर, तो कभी कोई जो है वो पॉलीथीन वगैरह से कवर करके वहां पर अपनी जिंदगियों को गुजर बसर करते थे। इनके सर पर छत भी नसीब नहीं होता था। हालांकि बाद में ये आभारी हुए भारत सरकार के। 30 साल तक ये बिना किसी आइडेंटिटी के रहे। बाद में बिना राशन कार्ड के इनको भारत सरकार ने राशन देने का काम किया, जिससे ये 2 वक्त का खाना इनको नसीब होने लगा। ये लोग ऐसे हालात से गुजरे जब भूख की वजह से इनके पेट अक्सर दर्द किया करते थे। किसी ने एक महिला से पूछा, तुम्हारा घर था, तुम्हारी जमीन थी, तुम बांग्लादेश से छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? उस महिला ने जवाब दिया कि उस घर का, उस जमीन का कोई फायदा नहीं जो हमें 2 वक्त की रोटी ना दे सके। हमें आइडेंटिटी नहीं मिला कोई बात है, लेकिन हमको खाना नसीब हो जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। आइडेंटिटी से पेट नहीं भरता, खाने से हमारा पेट भरता है। और दिन खत्म होने पर रात में अगर 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो तो ऐसी जायदाद का, ऐसी घर बार का कोई फायदा नहीं। आगे फिर बच्चों को बताया कि सीमापुरी में रहने का मतलब है रैग पिकिंग करना, यानी कूड़े में से चीजों को इकट्ठा करना। सीमापुरी की सरजमीन पर रहने वाली 10,000 आबादी उस टाइम पर पूरी तरह से इस तरह से ही जीवन यापन करती थी कि सीमापुरी में रहो भैया तो कूड़ा उठाओ। और उनकी परिवार के लिए, उनकी माँ बाप के लिए उनका वो ब्रेड यानी रोटी बन चुकी थी वो कूड़ा। उसी में ढूंढते, कुछ चीजें बेचते उसी में से, कुछ चीजें खाने लायक होती थी तो उसको खाते। बाद में जब बच्चे बड़े हुए तो ये भी वही काम करना शुरू कर दिया। उनके माँ बाप के लिए कूड़े का मतलब रोटी, तो इनके लिए कूड़े का मतलब एक अद्भुत वस्तु हुआ करता था। उसी में से जाते, खोजते, यही उनकी खुशी और यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। दिन गुजरते रहे। ठंडी की एक सुबह लेखिका की नजर जब बच्चे पर पड़ी तो देखा कि बच्चे के हाथ में आज दूध का एक बर्तन, और वो लड़का अब एक चाय की दुकान पर काम करने लगा था, जिसके बदले में उसको 800 रुपए प्रति महीने और सभी वक्त का खाना मिला करता था। लेकिन जब मैंने बच्चे की तरफ देखा तो अब साहब की चेहरे की वो रौनक, वो कशिश, वो आजादी अब गायब हो चुके थे। बेफिक्र स्वतंत्र सा वो लड़का अब किसी के हुक्मों का गुलाम हो चुका था। और उसने कहा कि दूध का बर्तन ये जो मेरे हाथ में है ना, ये उस कूड़े के भार से कहीं ज्यादा बड़ा है। यानी उसको कूड़े का बोझ कम लगता था और दूध का ये बर्तन उसको बहुत भारी पड़ने लगा, क्योंकि वो लड़का अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. And I hope कि आप सबको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आमतौर पर जो समझने की चीज़ बेटा ये है कि ज़िंदगी में अगर आप सबको अभी पढ़ने का मौका अल्लाह ने अगर अता किया है, जो हर एक बच्चे को नसीब नहीं है। लाखों ऐसे बच्चे आज हमारे आसपास के हैं, हमारे देश के हैं। इसलिए जितने हम सबको अगर नसीब भी हुआ है तो समय का सदुपयोग करो, जिंदगी में कुछ बनो,
कामयाब बनो जिससे आने वाला वक्त हमारा बेहतर हो सके, हमारे परिवार के भी हालात आते हर कोई उसमें से कुछ ही लोग कामयाब होते हैं। वही टीचर पढ़ाता है, उसी टीचर के पढ़ाए हुए कुछ फेल होते हैं और कुछ अच्छे नंबर आते हैं। एक टीचर की हैसियत इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना आप ही को पड़ता है। जो चलेगा सक्सेस होगा, नहीं चलेगा उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। इसलिए कभी भी वक्त को बर्बाद मत करो, वक्त से कीमती आज के दौर में आपके लिए कुछ भी नहीं। थैंक यू।